नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ हिमानी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, जहां हम आज बात करेंगे राहुल गांधी की, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में घिर जाते हैं। अब ऐसा ही बयान राहुल गांधी का एक बार फिर से सामने आ गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल संसदीय क्षेत्र यानी कि रायबरेली से एक ऐसी राजनीतिक खबर इस वक्त सामने आई जिसने पूरे देश के सियासी पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपने रायबरेली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर अब तक का सबसे तीखा और बेहद ही विवादित बयान दे दिया है। पचरावा विधानसभा क्षेत्र के ठकुराइन खेड़ा गांव में सांसद निधि से बने एक बारात घर का उद्घाटन करने पहुंचे राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए मर्यादा की सारी दीवारें लांघ दी हैं। उन्होंने देश के शीर्ष नेतृत्व के लिए सीधे गद्दार जैसे बेहद ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। जिसके बाद से अब एक नया विवाद उठ गया है। राहुल गांधी ने मंच से खुलेआम आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस के लोगों ने देश के पूरे आर्थिक ऊंचे ढांचे और साथ ही सिस्टम को कॉरपोरेट घरानों और उद्योगपति और साथ ही अमेरिका के हाथों में बेच दिया है। अब कांग्रेस नेता ने जनता को सीधे तौर पर सचेत करते हुए कहा कि आने वाले महज 3 से 4 महीनों के भीतर ही देश में एक ऐसा भयानक आर्थिक तूफान आएगा जिसकी भयंकर महंगाई से ये सरकार भी देश के आम नागरिकों को नहीं बचा पाएगी। उन्होंने साफ तौर पर ये चेतावनी के तौर पर बीजेपी सरकार के मुंह पर ये हमला बोला है। अब उन्होंने दावा किया कि पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और अमेरिका व ईरान के बीच जारी टकराव की वजह से वैश्विक व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, जिसका सीधा असर अब व्यापारिक समुद्री मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट के आपूर्ति व्यवस्था पर सीधे तौर पर पड़ रहा है और जिसका खामियाजा अब देश के यहाँ हर एक कोने पर दिखाई दे रहा है। वहीं वैश्विक स्तर पर हर देश पर इसका असर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब इस अंतरराष्ट्रीय संकट के कारण देश में तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस, धान और यहाँ तक कि किसानों के लिए बेहद जरूरी खाद जैसी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी अब आसमान छूने लगी और देश बहुत जल्द एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौर में प्रवेश करने जा रहा है। अब अपने इस आक्रामक और विवादित भाषण में राहुल गांधी ने महंगाई के साथ साथ संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को बुरी तरह घेरा है। उन्होंने कई ऐसे आरोप लगाए हैं, कई ऐसे सवाल केंद्र सरकार के ऊपर उठाए हैं। उन्हें जनसभा में मौजूद जनता से मुखातिब होते हुए कहा कि जब आरएसएस के लोग आपके सामने देश के संविधान को फाड़कर फेंक देते हैं तो आप लोग चुपचाप ताली बजाते रहते हैं। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि देश के इसी पवित्र संविधान ने आम जनता को आरक्षण दिया है, सरकारी पब्लिक सेक्टर बनाए जिससे लोगों को नौकरियां मिली और हर नागरिक को वोट देने का सबसे बड़ा अधिकार इसी संविधान के जरिए मिला जिसे आरएसएस के लोग फाड़ देते। लेकिन मौजूदा सरकार ने मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजनाओं को लगभग बंद कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पब्लिक सेक्टर का अंधाधुंध निजीकरण कर दिया जा रहा है और एसआईआर के माध्यम से करोड़ों नागरिकों के वोट तक काट दिए जाते हैं। वो वोट जिनका अधिकार संविधान ने दिया था, अब सरकार इन्हीं वोटों को काटने का काम एसआईआर के द्वारा कर रही है। बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया और कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री देश के मध्यम वर्ग और आम लोगों से खुद त्याग करने, सोना ना खरीदने, विदेश यात्रा ना करने और केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद हजारों करोड़ रुपयों के आलीशान विमानों में बैठकर दुनिया भर की विदेश यात्राएं कर रहे हैं। साफ तौर पर जो निशाना है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 5 देशों की यात्रा पर उठाया है। अब कांग्रेस नेता के इस तीखे प्रहार पर देश की राजनीति में तत्काल भूचाल आना तय था और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर अब बेहद आक्रामक पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने राहुल गांधी को इस आदतन अपराधी करार दे दिया है। उन्होंने ये करार देते हुए कहा
कि भाषा पर नियंत्रण खो चुके कांग्रेस नेता अपना मानसिक संतुलन भी धीरे धीरे खो चुके हैं और उन्हें इस अभद्र टिप्पणी का खामियाजा भी उठाना पड़ेगा। और केवल उन्हें ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को अब इस बयान का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष की ओर से राहुल गांधी को अर्बन नक्सली तक कह दिया गया। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के बयान का मजबूती से बचाव किया है और सत्ता से सवाल पूछा है कि जब देश का राजा आम जनता की फिक्र करना छोड़ दे और खुद ऐशो आराम में व्यस्त रहे तो क्या उसे देश प्रेमी कहा जा सकता है। बहरहाल रायबरेली की धरती से शुरू हुआ ये नया जुबानी जंग अब देश के राजनीतिक गलियारों में एक बड़े टकराव का रूप ले चुका है। एक बड़ा विवाद अब देश की राजनीति में उठता हुआ नजर आ जाए। एक बार फिर से राहुल गांधी और केंद्र सरकार आमने सामने नजर आ रहे। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर राहुल गांधी के इस तीखे प्रहार के पीछे की कहानी क्या कुछ है और किस तरह से इस पर सियासत भी गरमाने लगी है। दरअसल रायबरेली की जनसभा के सामने राहुल गांधी जमकर बरसे हैं। जमकर उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। पीएम और गृह मंत्री को इस जनसभा में गद्दार कहा गया, जिसके बाद नया विवाद खड़ा हुआ। वहीं उद्योगपतियों को देश बेचने का गंभीर आरोप लगाया। 3 महीने में आर्थिक तूफान आने की चेतावनी भी दे दी। वहीं संविधान और आरक्षण पर भी बड़ा खतरा बताया है। इसके साथ ही सरकारी नीतियों से रोजगार खत्म होने का एक बड़ा आरोप, या यूं कहें कि ये जो बड़ा सवाल है राहुल गांधी ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार के ऊपर उठा लिया। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि ये जो सरकार है ये पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। अब बात करते हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश के रायबरेली में उस वक्त राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम स्तर पर पहुंच गए जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक जनसभा के दौरान केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला और सीधे तौर पर जनमंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को सीधे अपने निशाने पर लगाया और एक के बाद एक गंभीर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ गद्दार जैसे अत्यंत गंभीर और विवादित शब्द का इस्तेमाल किया और आरोप लगाया कि नेताओं ने देश के पूरे आर्थिक ऊंचे ढांचे और सिस्टम को चंद उद्योगपतियों और साथ ही अमेरिका के हाथों सौंप दिया है, या यूं कहे कि इनको बेच दिया है। जनता को आगाह करते हुए राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है कि आने वाले 3-4 महीनों में देश एक भयानक आर्थिक तूफान का सामना करने जा रहा है। साफ तौर पर कहा कि जो इस वक्त आर्थिक तनाव देश महसूस कर रहा है वो केवल एक ट्रेलर है और आने वाले 3-4 महीनों में ये और ज्यादा भयानक रूप ले सकता है। अब इस संकट के कारण पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दाल और रोजमर्रा की जो अन्य जरूरी चीजों की कीमतें हैं वो इस कदर बढ़ जाएंगी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। उन्होंने आम आदमी के जेब पर पड़ने वाले इस बोझ के लिए सरकार की गलत आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। आज संविधान की रक्षा का मुद्दा उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने आरएसएस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग जनता के सामने संविधान को फाड़कर फेंक देते हैं और लोग चुप रहते हैं, जबकि इस पवित्र दस्तावेज में देश के आम आदमी की आवाज और उसका खून शामिल है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन शैली और उनकी नीतियों में विरोधाभास की ओर इशारा करते हुए कहा, पीएम खुद तो हजारों करोड़ रुपए के विमानों में विदेश यात्राएं करते। जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की यात्राएं की, उस पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देश की आम जनता को उपदेश देते हैं प्रधानमंत्री कि वे सोना ना खरीदें, विदेश यात्राओं से बचें और इलेक्ट्रिक वाहन ही अपनाएं, लेकिन खुद जो है वो विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। वहीं अपने संबोधन के अंत में राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों को रोजगार विरोधी करार दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने ग्रामीण रोजगार की रीढ़ माने जाने वाली मनरेगा योजना को भी लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब इसके साथ ही पब्लिक सेक्टर का अंधाधुंध निजीकरण करके युवाओं से नौकरियां छीनने का भी बड़ा आरोप सरकार पर राहुल गांधी ने लगाया। उन्होंने एसआईआर के माध्यम से करोड़ों लोगों के वोट काटने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने तीखे लहजे में कहा
कि ये लोग देश के असली गद्दार हैं, जिन्होंने न केवल देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान और वंचितों के आरक्षण को भी पूरी तरह से खत्म करने का काम किया है। उन्हें सीधे तौर पर सरकार पर सवाल उठाए हैं। पब्लिक सेक्टर को खत्म कर दिया, सारी की सारी छोटी कंपनियों को नोटबंदी, गलत जीएसटी से मार दिया, किसानों को कमजोर कर दिया, बेरोजगारी पूरे देश में फैला दी और अब आर्थिक तूफान आ रहा है और ऐसा तूफान आ रहा है जो हिंदुस्तान ने पहले नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि हमारा तेल हॉर्मुज से आता है, हमारा तेल हॉर्मुज से आता है और हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। और नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कहते हैं तेल की कोई कमी नहीं, गैस की कोई कमी नहीं, पेट्रोल की कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं 2 महीने से कह रहा हूं, पार्लियामेंट में कहा, भाषणों में कहा, 2 महीने से कहा कि देखिए आर्थिक तूफान आ रहा है, किसान को, मजदूर को, युवाओं को, माताएं बहनों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासत का गरमाना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी हर बार इस तरह के बयान देते तो उसके बाद सियासत अपने चरम स्तर पर पहुंच जाती है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी ने किस तरह से राहुल गांधी पर हमला बोला है, किस तरह से बीजेपी की तरफ से पलटवार देखने को मिला है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल प्रदीप भंडारी ने भाषा को पाकिस्तानी बताया। उन्होंने कहा है कि ये राहुल गांधी नहीं, बल्कि राहुल गांधी पाकिस्तानी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों के अपमान का बड़ा आरोप भी राहुल गांधी की पर लगाया गया है। शहजाद पूनावाला ने भी ओबीसी कार्ड जोड़ा है इस बयान के साथ ही। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे वंशवादी सोच करार दे दिया है। वहीं नितिन नवीन की बात करें तो नितिन नवीन ने कहा ये अर्बन नक्सली बयान है। वहीं लोकतंत्र पर सीधा प्रहार कर रही है कांग्रेस, ये बड़ा आरोप भी, ये बड़ा पलटवार भी बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के बयान सामने आने के बाद किया गया। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अब बीजेपी भी साफ तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों पर हमलावर नजर आ रही है। राहुल गांधी के तल्ख और इस विवादित बयान के सामने आते ही देश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है, जो कि लाजमी है आना, और जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहद ही आक्रामक रुख से चौतरफा पलटवार कांग्रेस और राहुल गांधी पर किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कहकर असल में 140 करोड़ भारतीयों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की ये भाषा पूरी तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों जैसी होती जा रही है। अब भंडारी ने साफ कहा कि राहुल गांधी किसी राजनीतिक विरोधी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो सीधे भारत सरकार से लड़ना चाहता है और लोकतंत्र का लगातार अपमान कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस तीखे हमले को राहुल गांधी की परवरिश और कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे ही अपशब्दों का इस्तेमाल करती आई है। पूनावाला के अनुसार राहुल गांधी ने बार बार पीएम का अपमान किया है और सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री एक ओबीसी समुदाय से आते हैं। अब दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस बयान की कड़ी आलोचना की और तीखा पलटवार कहा। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ये घटिया मानसिकता और वंशवादी राजनीति के कारण जबरदस्ती ऊंचे पद पर बैठाए गए अयोग्य नेता की सोच को दर्शाता है, जबकि आज पूरी दुनिया में देश के प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है। हर देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर रहा है और इसके साथ ही
बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि अपनी भाषा पर नियंत्रण खो चुके हैं और मानसिक संतुलन गंवा बैठे हैं राहुल गांधी और असल में एक अर्बन नक्सली की तरह बात कर रहे हैं। नितिन नवीन ने चेतावनी दी कि ये बयान देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला है और इस अमर्यादित भाषा का भारी खामियाजा पूरी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार बुला रहे हैं। राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। जिस तरीके से पाकिस्तान की भाषा होती है, ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी की भाषा है, क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी करते हैं। याद करिए, हाफिज सईद ने कांग्रेस पार्टी को अपनी फेवरेट पार्टी कहा था और राहुल गांधी ने पूर्व में यह स्पष्ट कर दिया है कि वॉन्ट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। आज ये साबित हो चुका है कि 140 करोड़ देशवासियों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं और ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी की मंशा कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट की नहीं, परंतु भारतीय लोकतंत्र, भारतीय स्टेट के खिलाफ अपनी जंग लड़ने की है। देखिए, वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान पर है गाली गलौज, अपमान, नफरत के भाईजान। जिस प्रकार की भाषा राहुल गांधी ने ओबीसी समाज से, गरीब समाज से आने वाले प्रधानमंत्री के लिए की है, उनको गद्दार कहना, ये दिखाता है उनके संस्कार किस प्रकार के। और कांग्रेस ये इस प्रकार की भाषा पीएम के लिए इस्तेमाल करे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। 150 गालियां दी है उन्होंने तो प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को बिहार चुनाव में गाली दी। यही राहुल गांधी ने कहा कि लाठी डंडे से मोदी जी को मारेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने बोला कब्र खुदेगी मोदी की। खड़गे जी ने भी बोला सांप है, रावण है। तो ये बार बार, क्योंकि पीएम ओबीसी समाज से है, वो गरीब समाज से आते, तो उनको गाली देने का कार्य करते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रति अपशब्द बोले, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये घटिया मानसिकता, ये उनकी छोटी सोच और उनके परिवार का कैसा पोषण हुआ उनका, ये दर्शाता है। राहुल गांधी जी एक नाकाबिल आदमी है, एक नालायक राजनेता है, क्योंकि उनको जबरन उस कुर्सी पे बिठाया गया है जिसके वो काबिल नहीं है। परिवार की लेगेसी के कारण, परिवारवाद के कारण एक नौसिखिए को उस कुर्सी पे बिठा दिया गया है। यही कारण है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक वो रहे, वो कांग्रेस को 15-16 स्टेटों में सरकार देके गए थे। लेकिन राहुल गांधी जब से आए, इनकी नाकाबिलियत, इनकी नालायकी और केवल गांधी परिवार का नाम, वो भी जो उन्होंने चुराया है नेहरू परिवार ने, उसके कारण ये देश के ऊपर राज करना चाहते हैं, कुर्सी पे जबरन बैठना चाहते हैं। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। तो अब राहुल गांधी के इस बयान के सामने आते ही आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया। सियासत अपने चरम स्तर पर नजर आ रही है और इसी बीच कई और सवाल भी इस वक्त देश की राजनीति में उठते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते कि आखिर इस बयान के बाद किस तरह से इस बयान को महंगाई और राजनीतिक क्रोनोलॉजी के खेल के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल चुनाव के समय छिपाई गई असल हकीकत, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त देश की राजनीति में बनता जा रहा है। वही वोटिंग खत्म होते ही बड़े दूध के दाम, ये सवाल भी आज हर एक आम आदमी की जिंदगी में उठता हुआ नजर आ रहा है। वही पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी है। जिस तरह से चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उससे सीधे तौर पर कई सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। वहीं रसोई गैस के दामों ने भी जो रसोई का बजट है वो बिगाड़ दिया है। प्रधानमंत्री की नसीहतों को बड़ा धोखा बताया गया है। वहीं गरीब और मध्यम वर्ग पर भी बोझ इस चुनाव के बाद
पड़ गया है और इस ये बोझ लगातार जो है वो आम जनता के ऊपर बढ़ता जा रहा है और जो बजट है वो आम जनता का बिगड़ता जा रहा है। तो ये पूरे खेल को, एक सियासी समीकरण को, चुनावी जो विफलता है उसके तौर पर भी देखा जा रहा है कि आम आदमी हो या चाहे विपक्ष, उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव के समय जो जनता है उसके साथ धोखा किया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम के जमीनी, राजनीतिक और आर्थिक पहलू को समझिए तो राहुल गांधी के इस बेहद आक्रामक और तीखे रुख के पीछे एक बड़ी राजनीतिक क्रोनोलॉजी और टाइमिंग का एंगल भी साफ तौर पर दिखाई देता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव के ठीक पहले तक देश में महंगाई का नामो निशान नहीं लिया जा रहा था। चुनाव से पहले नहीं कहा गया था कि चुनाव खत्म होते ही जो देश की राजनीति है उसमें ऐसा मोड़ आएगा। क्या देश में जो महंगाई का दौर है वो ऐसा शुरू होगा जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ये चुनाव के समय नहीं बताया गया और जनता के सामने सब कुछ सामान्य दिखाने का प्रयास किया जा रहा था, मानो चुनाव खत्म होते ही चीजें पहले की तरह सामान्य होंगी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए देश की आर्थिक हकीकत पूरी तरह से बदल गई। अचानक से अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं शुरू हो गई, अचानक से महंगाई का दौर भी और महंगाई का ग्राफ भी अचानक बढ़ गया। अब चुनाव खत्म होते ही अचानक आम आदमी के रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले दूध के दाम बढ़ा दिए गए, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी और रसोई गैस सिलेंडरों के दामों ने आम जनता का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया। और इसी बीच प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक मंचों से जनता को सोना न खरीदने और विदेश यात्राएं न करने जैसी नसीहतें दी जाने लगी, जिसे विपक्ष एक बड़े धोखे के रूप में देख रहा है और सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार जैसे कड़े और विवादित शब्द से इसलिए संबोधित किया क्योंकि उनका मानना है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान जनता से पूरी तरह झूठ बोला था और जो देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति थी उसको चुनाव के वक्त छिपा कर रखता था, क्योंकि अगर उस वक्त यह आर्थिक स्थिति उजागर होती तो शायद चुनावी परिणाम कुछ और भी हो सकते थे। अब विपक्ष का सीधा आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए सरकार ने जानबूझकर आर्थिक संकट को दबाए रखा, लेकिन अब उसकी गलत नीति और उद्योगपतियों को दिए जा रहे बेतहाशा फायदों के कारण ही देश एक भीषण आर्थिक मंदी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की तरफ बढ़ रहा है। अब सरकार ने इन फैसलों का सीधा और सबसे घातक खामियाजा देश के गरीब और जो मध्यम वर्ग है उसको भुगतना पड़ रहा है, जिनकी क्रय शक्ति पूरी तरह से अब खत्म हो रही है। अब यही वजह है कि राहुल गांधी ने इस आर्थिक क्रोनोलॉजी को समय रहते जनता के बीच उठाया है ताकि सरकार को हर तरफ से घेरा जा सके, सरकार को आईना दिखाया जा सके कि जिस तरह से उन्हें चुनाव के समय जनता से झूठ बोला तो अब उसे इनका खामियाजा उठाना पड़ेगा। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर सियासी बयानों में मर्यादाएं किस तरह से टूटती हैं, किस तरह से ये जो बयान है वो केवल बयान नहीं, मर्यादाओं को तोड़ने वाले बयान बनते जाते हैं। पहले भी इस तरह के कई आपत्तिजनक बयान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से सामने आए हैं। वहीं मौत का सौदागर से गद्दार तक का जो ये सफर है वो राहुल गांधी तय कर चुके। वही सर्वोच्च संवैधानिक पद का इससे सम्मान गिरता है, क्योंकि जिस तरह के शब्द राहुल गांधी की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं उससे एक सर्वोच्च पद पर बैठे इंसान का या पद का सम्मान गिर जाता है। राजनीतिक विरोध में व्यक्तिगत आक्षेप गलत होता है, वही वैश्विक मंच पर देश की छवि भी इससे प्रभावित होती है। वही परिपक्व लोकतंत्र में नीतिगत बहस जरूरी होती है, ना कि इस तरह की जो बयानबाजी है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल शोभा नहीं देता है। अगर हम देश के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की अमर्यादित और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया हो। अब इस नए विवाद से पहले भी चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, नीच आदमी और राक्षस जैसे तमाम बेहद तल्ख और विवादित शब्दों से देश के प्रधानमंत्री को निशाना बनाया जा चुका है। अब इस कड़ी में सीधे गद्दार जैसे अत्यंत गंभीर शब्द को भी जोड़ दिया गया, जिसने देश के सियासी गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया।
लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसदीय मर्यादा के लिहाज से देखा जाए तो प्रधानमंत्री का पद किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी का नहीं होता। ये पद पूरे देश की संप्रभुता, अखंडता और पूरे 140 करोड़ जनता के सामूहिक विश्वास का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा और गरिमामयी संवैधानिक पद होता है। अब लोकतंत्र में राष्ट्रहित विरोध जारी रहता है, तीखी बयानबाजी होती है और वैचारिक मतभेद होना एक स्वाभाविक और अनिवार्य हिस्सा, लेकिन देश के सर्वोच्च कार्यकारी पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह के अपमानजनक, अमर्यादित और असंसदीय शब्दों का बार बार इस्तेमाल करना किसी भी सभ्य समाज और लोकतंत्र में कतई सहन नहीं किया जा सकता और सही भी नहीं होता। अब इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल न केवल देश की आंतरिक राष्ट्रीय मर्यादा को पूरी तरह तार-तार करता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देश की लोकतांत्रिक छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। जब शीर्ष नेता सार्वजनिक मंचों से मर्यादा की सीमाएं लांघते हैं तो इससे राजनीतिक विमर्श का स्तर गिरता है। एक परिपक्व लोकतंत्र की मांग है कि विरोध नीतियों और निर्णयों पर आधारित हो, न कि व्यक्तिगत आक्षेपों पर। अब देश की संसदीय परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए ऐसी भाषा के हर हाल में इस भाषा से बचा जाना बेहद ही जरूरी है। तो रायबरेली की उठी सियासी चिंगारी, आर्थिक संकट और राजनीतिक टकराव का गहरा विश्लेषण, इस पूरी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का यदि गहराई से विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि रायबरेली से उठी ये सियासी चिंगारी अब देश की राजनीति को एक बिल्कुल ही नए मोड़ पर ले आई है। आज देश के सामने एक तरफ गंभीर आर्थिक परिस्थितियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, तो दूसरी तरफ मर्यादाओं को लांघता हुआ तीखा राजनीतिक टकराव खड़ा हो गया है। अब ये स्थिति आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है। राहुल गांधी ने अपने आक्रामक रुख को केवल घरेलू मुद्दों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक कारणों को भी रेखांकित किया। उन्होंने मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव, अमेरिका ईरान टकराव और हॉर्मुज स्ट्रेट में पैदा हुई बाधाओं का विशेष रूप से हवाला दिया। विपक्ष का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संकटों के कारण ही आने वाले समय में वैश्विक तेल आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो सकती है और इसी आधार पर राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि देश में 3-4 महीनों के भीतर एक भीषण आर्थिक तूफान आने वाला है, जिससे निपटने में मौजूदा सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कई पलटवार के राहुल गांधी को घेरने का काम भी कर लिया है। अब रायबरेली की धरती से उठी ये सियासी चिंगारी अब महज एक चुनावी बयानबाजी नहीं रह गई, बल्कि इसने भारतीय लोकतंत्र के सामने कई गंभीर और बुनियादी सवाल भी खड़े कर दिए। एक तरफ जहां विपक्ष वैश्विक परिस्थितियों और देश की आर्थिक क्रोनोलॉजी का हवाला देकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर एक सुनियोजित हमला मान रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा और विचारणीय पहलू ये है कि क्या देश का राजनीतिक विमर्श अपनी मर्यादाएं खोता जा रहा है? क्या लोकतंत्र में विरोध की पूरी आजादी है? नीतियों पर तीखे से तीखा प्रहार करने का अधिकार है और यही एक जीवंत लोकतंत्र की पहचान भी होती है। लेकिन जब यह विरोध नीतिगत न रहकर व्यक्तिगत आक्षेपों जैसे कि गद्दार और अर्बन नक्सली जैसे बेहद तल्ख और अमर्यादित शब्दों में तब्दील हो जाता है, तो नुकसान किसी एक दल का नहीं बल्कि हमारी पूरी संसदीय परंपरा और देश की वैश्विक छवि का होता है। अब इस पूरे वाक युद्ध और राजनीतिक नूरा कुश्ती का सबसे दुखद पहलू यह है कि इसमें जनता के वास्तविक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। चुनाव खत्म होते ही आम आदमी की रसोई पर पड़ा महंगाई का बोझ, युवाओं के रोजगार का संकट और मध्यम वर्ग की बुनियादी परेशानियां, ये वो जमीनी हकीकत हैं जिन पर संसद से लेकर सड़क तक एक गंभीर, तार्किक और सार्थक चर्चा होनी चाहिए थी। मगर अफसोस आज पूरा विमर्श इस बात पर आकर सिमट गया है कि किसने किसको क्या अपशब्द गए हैं। नेताओं और राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि जनता उन्हें चरित्र हनन के लिए नहीं बल्कि अपनी समस्याओं के समाधान और देश के विकास की नीतियों को बनाने के लिए चुनती है। अब समय आ गया है कि देश की प्रबुद्ध जनता इस अमर्यादित राजनीतिक शोर शराबे के पीछे छिपी हकीकत को समझे और देश के नेतृत्व को मजबूर करे कि वे व्यक्तिगत हमलों को छोड़कर जनता के कल्याण, आर्थिक स्थिरता और देश के भविष्य के असली मुद्दों पर बात करें, क्योंकि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की असली ताकत बयानों की करवाहट से नहीं बल्कि आम नागरिकों के जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों से भी माफी चाहती है। अब देखना यह है कि इस बयान के बाद जो सियासत गर्म हुई है और उससे क्या कुछ असर अब आने वाले समय में देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो
बयान है उसके बाद से राजनीति थमती हुई नजर नहीं आएगी और गर्माती हुए ही नजर आएगी। चलिए फिलहाल के लिए आज की पेशकश में इतना ही। जल्द लौटेंगे एक और नए मुद्दे के साथ, लेकिन फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में दीजिए इजाजत। नमस्कार।